वेलकम टू रिलायबल एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। आज मैं आपके समक्ष अकबर के राष्ट्रीय व्यक्तित्व का उल्लेख करने जा रहा हूं। अकबर ने एक राष्ट्रीय शासक के रूप में कार्य करने का सफल प्रयास किया। अकबर ने पूरे साम्राज्य की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने, सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई ऐसे कार्य किए जिसके चलते न सिर्फ मुगल साम्राज्य को स्थायित्व मिला, न सिर्फ मुगल साम्राज्य सुदृढ़ हुआ, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता की स्थापना भी हुई। अकबर एक दूरदर्शी शासक था और भली भांति जानता था कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं और इस तरह से मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के मकसद से एक राष्ट्रीय शासक के रूप में कार्य करना आवश्यक था। एक राष्ट्रीय शासक के रूप में कार्य करके ही मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया जा सकता था। जिस प्रकार के अस्थायित्व के लिए उसके पूर्वज हुमायूं या बाबर तरसते थे, लालायित थे। और अगर बाबर के पूर्वज की बात कीजिएगा, बाबर के फादर का नाम था उमर मिर्जा शेख। तो उमर मिर्जा शेख और उनके अन्य जो पूर्वज थे वो तो सेंट्रल एशिया में हमेशा एक किंगडम से दूसरे किंगडम के बाद तीसरे किंगडम एक खानाबदोश शासक, खानाबदोश व्यक्ति के रूप में नहीं, एक खानाबदोश शासक के रूप में भटकते रहे सेंट्रल एशिया में। खानाबदोश शासक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जगह अगर शासन स्थापित करते थे तो फिर कोई दूसरा राजा या कबीला का सरदार आकर के आक्रमण कर देता था और उनको डिस्प्लेस कर देने का काम करता था। फिर ये अपनी सेना संगठित करके फिर कहीं आक्रमण करते थे और फिर अपना शासन स्थापित कर लेते थे। तो इस प्रकार से कहीं एक जगह राजनीतिक अस्थायित्व का दर्शन उमर मिर्जा शेख और उनके पूर्वजों ने कम से कम नहीं किया था। बाबर ने उस राजनीतिक अस्थायित्व को प्राप्त करने का प्रयास किया। हुमायूं भी भटकता रहा जिंदगी भर। इस तरह जिस राजनीतिक अस्थायित्व की तलाश अकबर के पूर्वजों को थी, उस राजनीतिक स्थायित्व की प्राप्ति का सफल प्रयास अकबर ने किया और एक राष्ट्रीय शासक के रूप में भारत में शासन न सिर्फ स्थापित किया बल्कि उसको सुदृढ़ करने का कार्य भी किया। तो आज हम लोग अकबर का मूल्यांकन कर रहे हैं एक राष्ट्रीय शासक के रूप में। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से आग्रह है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए यह 1-2 सेकंड का ट्रबल होगा, हम लोग को इससे काफ़ी सहूलियत प्राप्ति होगी, इसलिए कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आता है एनालिसिस वीडियो का तो इसको लाइक और शेयर करें। तो फिर से हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर कि एक राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर ने शासन करने का कार्य किया और इसमें उसे बखूबी सफलता की प्राप्ति हुई। तो राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर का मूल्यांकन उन्हें एक ऐसे सम्राट के रूप में स्थापित करता है जिन्होंने सैन्य विजय के साथ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, एक स्थिर प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करने में अकबर को सफलता की प्राप्ति हुई। अकबर ने व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा दिया
और सभी समुदायों के बीच सामाजिक और धार्मिक सद्भाव स्थापित करने का सफल प्रयास अकबर ने किया, जिससे भारत में अकबर का शासनकाल एक प्रकार का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर ने विशाल साम्राज्य की स्थापना में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कई सैन्य विजयों को कर साथ ही साथ वैवाहिक संबंधों के आधार पर और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से मुगल साम्राज्य का व्यापक पैमाने पर विस्तार करने में उन्हें सफलता की प्राप्ति हुई। और इस तरह से अकबर के शासन के अंतर्गत उत्तर भारत और मध्य भारत के अधिकांश हिस्से शामिल थे। अकबर ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। अकबर ने एक मजबूत और स्थिर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण शामिल था। उसने शासन के अधिकार अपने अधीनस्थ लोगों को प्रदान किए, ताकि कोई भी कुलीन असंतुष्ट नहीं रह सके, कोई भी कुलीन अधिक शक्तिशाली भी नहीं हो सके। अकबर ने व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे इत्यादि के विकास का भी प्रयास किया। देश की आर्थिक समृद्धि के ऊपर उसने ध्यान दिया। उसने व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की, व्यापारिक मार्गों में सुधार किया, जैसे राजमार्गों के निर्माण, उसके विकास के ऊपर उसने बल दिया। साथ ही साथ पुलिस की भर्ती की, जिससे व्यापार व्यवसाय में काफी सहूलियत की प्राप्ति हो सकी। अकबर ने व्यापारियों को न सिर्फ सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया, बल्कि अकबर ने व्यापारियों को हर संभव सहूलियत प्रदान की और आवश्यकता पड़ने पर उनके टैक्स में भी कमी करने का कार्य अकबर ने किया। अकबर विश्व के महान सम्राटों में से एक माना जाता है और इसीलिए इतिहास में उसे अकबर महान की उपाधि से भी भूषित किया गया है। और उसकी दूरदर्शिता तथा विवेकपूर्ण नीतियों की सभी इतिहासकारों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उसके राज्यारोहण से भारत में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ, क्योंकि जिस समय अकबर ने मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर सत्तारूढ़ हुआ था, उस समय उसके राज्य में विभिन्न धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग रहते थे और उनके बीच में किसी प्रकार की एकता नहीं थी। और इस तरह से अकबर जैसे एक राष्ट्रीय शासक की नितांत आवश्यकता उस समय थी। अकबर के राज्य का आकार छोटा था, इसलिए अकबर ने भारत के विशाल भूभाग पर अधिकार करके एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना का कार्य किया। अकबर ने सामंजस्य और समन्वय की नीति का परिपालन किया और अपने साम्राज्य को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। अकबर ने भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के बीच एकता स्थापित करने में सफलता की प्राप्ति की। और इस तरह से अकबर वास्तव में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कला के क्षेत्र में सामंजस्य और समन्वय की नीति के द्वारा न सिर्फ अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया, अपने साम्राज्य को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया, बल्कि अकबर ने एक ऐसी संस्कृति का विकास किया जिसमें सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग सम्मान के साथ और बराबरी के आधार पर जीवन जी सकते थे। लोग अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते थे। लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। मुगल साम्राज्य की आलोचना
का अधिकार भी लोगों के पास था। और इस संदर्भ में अकबर और बीरबल के हास्यप्रद चुटकुलों का स्मरण किया जा सकता है, जिसमें अक्सर बीरबल अपने चुटकुलों के माध्यम से भरे राज दरबार में अकबर को बेवकूफ बनाने का कार्य किया करता था। तो इस तरह से अकबर में सहनशीलता थी, सहिष्णुता थी, और बेवकूफ बन करके भी वह बीरबल की बुद्धिमत्ता, चातुर्य का सम्मान करता था। अकबर ने सभी धर्मों, वर्गों के लोगों का योगदान प्राप्त किया। अकबर का कटु आलोचक विंसेंट स्मिथ भी स्वीकार करता है कि अकबर मनुष्यों का जन्मजात शासक था। इस इतिहास में ज्ञात सर्वशक्तिशाली सम्राटों में से एक होने का उसका दावा बिल्कुल उचित है। अकबर ने अपने साम्राज्य को भारतीय स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया। अकबर का प्रथम कार्य मुगलों के विदेशी स्वरूप को समाप्त करना था। मुगलों के ऊपर जो विदेशी होने का धब्बा था, जो ठप्पा लगा हुआ था, उसको समाप्त करने का हर संभव प्रयास अकबर ने किया। अकबर से पहले मुगलों को विदेशी और आक्रमणकारी माना जाता था, और अफगान राजपूतों ने मिलकर बाबर को भारत से निकालने के लिए खानवा में संयुक्त प्रयत्न किया था। अकबर ने मुगलों के विदेशीपन को दूर करने के लिए राजपूतों से विवाह संबंध स्थापित करके मुगल साम्राज्य को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया। तो इस तरह से अकबर की विवाह की जो नीति थी, वह सिर्फ न सिर्फ एक धार्मिक समन्वय की नीति थी, बल्कि अपने आप को भारतीय साबित करने का एक प्रयास था। तो उसकी राजपूतों से विवाह नीति पूर्ववर्ती मुस्लिम शासकों से पूर्णतः भिन्न थी। इन विवाहों में बल प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वेच्छा से समानता के आधार पर किया गया था। इस प्रकार अकबर की राजपूत नीति से जो समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सद्भावना पर आधारित थी, मुगल राजवंश को राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ और एक ऐसे शासक वर्ग का निर्माण हुआ जिसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख या अन्य वर्गों के लोग थे। मुस्लिम के अंतर्गत भी अकबर एक कट्टर सुन्नी धर्मावलंबी नहीं था, बल्कि शियाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अकबर के शिक्षक और अकबर के संरक्षक बैरम खान शिया थे। तो अकबर के इन प्रयासों से, समन्वयवादी प्रयासों से, एक ऐसे शासक वर्ग का निर्माण हुआ जिसमें राजपूत के साथ साथ अन्य हिंदू और मुसलमान के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे। साम्राज्य की विजयों में मुस्लिम सैनिकों के साथ राजपूत सैनिकों का भी योगदान था, जिससे साम्राज्य के निर्माण में भी राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। अकबर ने राजनीतिक एकता की स्थापना का कार्य भी किया। अकबर का एक प्रमुख उद्देश्य था भारत के विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से रह रहे राज्यों, अस्तित्व में रहे राज्यों को एक राजनीतिक सूत्र में पिरोना। तो भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना चाहता था अकबर। वह जानता था कि राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए राजनीतिक एकता अनिवार्य शर्त है, और इस दृष्टिकोण से अकबर ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और अपनी वीरता तथा सूझबूझ से न केवल अपने छोटे से राज्य की अपने शत्रुओं से रक्षा की, बल्कि संपूर्ण उत्तरी भारत को जीतकर उसे एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का कार्य अकबर ने किया और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। अकबर ने बरार और खान देश जैसे दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति और अपनी प्रभुसत्ता का
विस्तार भी किया। उसने राजपूतों और अफगानों की शक्ति को नतमस्तक कर दिया और इसके लिए उसने सैनिक शक्ति के अतिरिक्त कूटनीति का भी सहारा लिया। अकबर ने अपने युद्धों में न तो कभी धर्म युद्ध का नारा दिया, धर्म युद्ध अर्थात जिहाद, अक्सर मुस्लिम शासक जिहाद की बात करते हैं, लेकिन अकबर ने अपने युद्धों को कभी जिहाद की संज्ञा नहीं दी, क्योंकि वह अपने युद्धों को भी एक राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहता था। भारत के सभी सामाजिक वर्गों का सहयोग, सभी धार्मिक वर्गों का सहयोग लेकर के ही युद्धों में विजय प्राप्त करना चाहता था और इसी कारण से उसने जिहाद न तो कभी शब्द का इस्तेमाल किया और न ही कभी दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम बनाने की घोषणा ही की। इस प्रकार अकबर ने अपनी सूझबूझ से भारत को न केवल राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया, बल्कि राष्ट्रीय स्वरूप भी अपने शासन को प्रदान करने का कार्य किया। अकबर ने एक राष्ट्रीय शासक के रूप में प्रशासनिक एकता की स्थापना में अत्यंत सफलता प्राप्त की। अकबर ने संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की और साम्राज्य को एक समान प्रशासनिक व्यवस्था से संगठित किया। उसके प्रशासन का उद्देश्य राजनीति को धर्म से अलग कर साम्राज्य में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण करना और उन्हें न्याय तथा समान अवसर प्रदान करना था। उसने तुर्क अफगान युगीन धार्मिक कट्टरता की नीति का परित्याग कर दिया और अपने प्रबल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों यानी राजपूतों को भी प्रशासन और सेना में ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए। अकबर ने संपूर्ण देश को एक छत्र के अंतर्गत लाने के लिए यथाशक्ति समान शासन प्रणाली, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और एक उदार मालगुजारी बंदोबस्त को लागू किया। व्यापार के विकास के लिए समान सिक्के प्रचलित किए गए। अकबर के शासनकाल में सभी प्रांतों, सरकारों और परगनों में एक समान प्रशासन तंत्र था और बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार और संरक्षण प्राप्त था। राज्य के नियम सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू थे। यह इस्लामी राज्य नहीं था, बल्कि प्रशासन के सभी पद योग्यता के आधार पर सभी वर्गों और धर्मों के लिए खुले थे, जिससे पूरे साम्राज्य में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई और यही अकबर की महान उपलब्धि थी। अकबर के लिए सबसे चैलेंजिंग, सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था धार्मिक एकता की स्थापना करना, क्योंकि भारत एक विभिन्न धर्मावलंबी लोगों का एक देश था। संसार के अधिकांश प्रचलित धर्म के लोग भारत में रह रहे थे और इस तरह से राष्ट्रीय एकता और एक राष्ट्रीय सरकार चलाने के लिए अकबर को भारत के विभिन्न धर्मों में समन्वय स्थापित करना आवश्यक था। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की दिशा में अकबर का साहसिक और मौलिक कार्य धार्मिक क्षेत्र में एकता की स्थापना करना था और उसके पूर्ववर्ती शासकों ने इस्लामी राज्य की अवधारणा के अनुसार शरीयत का पालन करते हुए हिंदुओं पर कई प्रकार के अत्याचार किए थे। हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स और तीर्थ यात्रा कर इत्यादि आरोपित किए गए थे। हिंदुओं के साथ कई प्रकार के भेदभाव पूर्ण व्यवहार किए गए थे, किंतु इन सभी नीतियों का अकबर ने पूरी तौर पर परित्याग कर दिया। अन्य अकबर के पूर्वज या अन्य जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने हिंदुओं के साथ कई प्रकार के अत्याचार किए थे। हिंदुओं की संपत्ति लूटने, हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करने, हिंदू स्त्रियों के साथ अत्याचार करने इत्यादि का कार्य किया था। अकबर ने इन सभी नीतियों का परित्याग कर दिया
और इसके विपरीत हिंदुओं के साथ अत्यंत मैत्रीपूर्ण और सद्भावपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। अकबर इस बात को अच्छी तरह समझता था कि सिर्फ इस्लाम का सहारा लेकर संपूर्ण भारत पर शासन स्थापित किया जा सकता है, लेकिन उस शासन को अस्थायी तो प्रदान नहीं किया जा सकता, उस शासन को सुदृढ़ता प्रदान नहीं की जा सकती है, उस शासन को सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता है। सैनिक शक्ति के बल पर शासन स्थापित हो सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में शासन संचालन करने के लिए लोगों का सहयोग आवश्यक था। और इस दृष्टिकोण से अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच प्रेम और एकता की भावना जागृत करने का कार्य किया। उसने धार्मिक सहिष्णुता और सुलह कुल की नीति का परिपालन किया। अकबर से पहले जो मुस्लिम शासक होते थे, युद्ध बंदियों को दास बना लिया जाता था उनके शासनकाल में, और बलपूर्वक उनको मुसलमान धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन अकबर ने इस परिपाटी का अंत कर दिया और अकबर ने युद्ध बंदियों को इस्लाम कबूल करने की बाध्यता समाप्त कर दी। 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्ध बंदियों को इस्लाम कबूल करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर हिंदुओं को पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता और बराबरी का धार्मिक अधिकार प्रदान कर दिया। जिस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता हिंदुओं को कभी हिंदू राजाओं के शासनकाल में प्राप्त थी, उस प्रकार की हिंदू धर्म को स्वतंत्रता अकबर ने प्रदान की। उसने विभिन्न धर्मों के लोगों को अपनी इच्छानुसार पूजा करने और अपने पूजा स्थलों के निर्माण की भी छूट दी। उसने राजपूत कन्याओं से विवाह कर उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर के राज दरबार में भी जो स्त्रियां उनकी पत्नी के रूप में, रानी के रूप में रहती थी, उन्हें अपने धर्म के पालन पोषण करने, पूजा पाठ करने की पूरी स्वतंत्रता थी। और यही कारण था कि अकबर के राजमहल में ही योधाबाई, जो उनकी पत्नी, या बहुत सारे इतिहासकार उनका नाम योधाबाई के बजाय हरखाबाई मानते हैं, तो जो भी उनकी प्रमुख पत्नी में से थी, जोधाबाई हो या हरखाबाई हो, उन्हें अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर के महल में ही एक मंदिर स्थापित कर दिया गया था और उस मंदिर में हमेशा भजन कीर्तन और पूजा पाठ का कार्य चलता था। प्रसाद वितरण होता था और वह प्रसाद अकबर अवश्य खाया करता था। और धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार अकबर तिलक लगाने का कार्य, अकबर मुंडन कराने का कार्य इत्यादि भी करता था। और इस कारण से कई मुस्लिम अकबर के मुसलमान होने के ऊपर शक करते थे। धार्मिक सद्भावना तथा समन्वय की दिशा में इबादत खाना यानी पूजा घर की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दी गई। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को इबादत खाना में आकर धार्मिक प्रवचन करने, सुनने इत्यादि का अधिकार प्रदान कर दिया। साथ ही साथ महजरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में की गई और अकबर ने सुलह एकुल की नीति के अनुसार दीन ए इलाही नामक सभी धर्मों के तत्वों को मिलाकर के एक नया धर्म चलाने का प्रयास 1582 ईस्वी में किया। अकबर के ये सब महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य थे और इसके माध्यम से अकबर ने अपने साम्राज्य में धार्मिक विद्वेष, वैमनस्य और कटुता को समाप्त कर सद्भाव, एकता और मैत्री तथा धार्मिक सहिष्णुता विकसित करने का प्रयास किया। अकबर ने सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया।
और एक संगठित राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। यह धार्मिक स्वतंत्रता अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसके आधार पर निश्चय ही उसे राष्ट्रीय शासक की संज्ञा दी जा सकती है। अकबर ने सामाजिक एकता स्थापित करने का भी कार्य किया। राजनीतिक समानता की स्थापना और धार्मिक भेदभाव की समाप्ति कर अकबर ने सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। भारत में हिंदुओं में जो जाति प्रथा व्याप्त थी, अकबर ने कभी उसका फूट डालो और शासन करो की नीति के आधार पर शोषण करने, एक्सप्लॉइट करने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने हिंदुओं में जाति के आधार पर भेदभाव को भुनाने का प्रयास किया और फूट डालो और शासन करो की नीति का सूत्रपात किया, लेकिन अकबर ने ऐसा कभी करने का प्रयास नहीं किया। अगर चाहता तो अकबर भी हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास कर सकता था। अकबर के शासनकाल में पहली बार एक ऐसी भारतीय सामाजिक संस्कृति का निर्माण हुआ जिसमें हिंदू और मुस्लिम आदर्शों का समन्वय हुआ। तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को भी खत्म कर दिया गया। अकबर का यह कार्य महत्वपूर्ण था क्योंकि जजिया केवल हिंदुओं से लिया जाता था, जिससे हिंदू खुद को अपमानित महसूस करते थे। जजिया को हटा लिए जाने से हिंदू और मुसलमान प्रशासन की दृष्टि से एक समान हो गए। इसके अलावा अकबर ने गो हत्या, सती प्रथा और कन्या वध जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। अन्य मुस्लिम शासक कभी गो हत्या के ऊपर रोक लगाने की बात सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अकबर ने गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया। और इस दृष्टिकोण से अकबर का सोचना था कि अगर भारत की बहुसंख्य जनता गो हत्या नहीं चाहती है तो फिर गो हत्या गलत है, और इस तरह से उसने गो हत्या के ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया। अकबर ने हिंदुओं में व्याप्त सती प्रथा, जिसके अंतर्गत पति के मरने के बाद पति की चिता में ही जल करके पत्नी को भी मरना पड़ता था, इसके ऊपर भी रोक लगाने का कार्य किया। कन्या वध, अगर बेटी पैदा लेती थी तो जन्म लेते ही उसको नमक चटा करके या काट करके कुआं में फेंक देने या जंगल पहाड़ इत्यादि पर ले जा करके फेंक देने का कार्य बहुत सारे लोग करते थे, यानी बाल कन्या हत्या का प्रयास किया जाता था। इन कुरीतियों को समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया। अकबर ने बाल विवाह को भी बंद करवा दिया और इस प्रकार से मुसलमानों के दाढ़ी रखने के ऊपर भी अकबर ने पाबंदी लगा दी। मुसलमानों को गाय का मांस खाने का अधिकार नहीं दिया और अकबर ने मुसलमानों के द्वारा गाय का मांस खाने के ऊपर रोक लगा दी। अकबर ने शराब खोरी के ऊपर रोक लगा दिया और रमजान का व्रत रखने और हज की यात्रा समाप्त करने का प्रयास किया। तो इस तरह से अकबर ने एक कट्टर सुन्नी इस्लामिक शासक की अवधारणा को पूरी तौर पर नकारने का हर संभव कार्य किया और प्रयास किया। मुगल अमीर वर्ग में हिंदू और मुस्लिम दोनों प्राधिकारी थे। इससे मुगल दरबार में सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ। वस्त्र, रहन सहन, भाषा, शिष्टाचार की एक समान संस्कृति को मुगल मनसबदारों ने अपनाया। मुगल दरबार में नौरोज का पारसी पर्व, ईद, शबे बारात आदि मुस्लिम पर्व तथा दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि हिंदू पर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाए जाते थे। तो इस तरह से अकबर के राजमहल में हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों इत्यादि सभी धर्मों के पर्व त्योहार काफी धूमधाम से मनाए जाते थे। इन पर्वों को संयुक्त रूप से मनाने से सामाजिक स्तर पर हिंदू मुस्लिम समाज में निचले स्तर पर भी एकता के सूत्र में बंधने लगे। निचले स्तर पर भी हिंदू और मुसलमानों में एकता और समन्वय का विकास हुआ। इस प्रकार राज्य, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अकबर ने अमूल्य योगदान दिया। अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के सामाजिक आदर्शों को
निकट लाकर सामाजिक एकता स्थापित करने का जैसा प्रयास किया, ऐसा प्रयास अकबर के अतिरिक्त अन्य किसी पूर्ववर्ती शासक ने नहीं किया था। और इस तरह से एक राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर पूरे विश्व इतिहास में एक अनूठा और अनमोल उदाहरण था। अकबर ने आर्थिक एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया और एक अपने साम्राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का उसने हर संभव प्रयास किया। उसने प्रजा की भलाई के लिए सड़कों का निर्माण, फलदार वृक्ष को लगाने का काम, कुआं खुदवाने का काम, सराय इत्यादि बनाने का काम अकबर ने किया। अकबर की प्रजा के सभी वर्गों की साझेदारी हो और इस दृष्टिकोण से एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का प्रयास अकबर ने किया। अकबर ने जजिया, तीर्थ यात्रा कर आदि को समाप्त करके एक समान कर प्रणाली को समानता के आधार पर गठित किया। चुंगी के मामले में हिंदुओं को 5% तथा मुसलमानों पर 2.5% कर देने की भेदभाव प्रणाली पहले अपनाई जाती थी, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया। उसने भू राजस्व प्रणाली को पुनर्गठित किया, जिसका लाभ कृषकों को मिला जो अधिकांश हिंदू थे। अकबर ने व्यवसाय और व्यापार को नियंत्रित कर देश की आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त किया। अकबर ने अनेक प्रकार की दस्तकारियों को देश में प्रोत्साहित करने का कार्य किया और इन प्रयासों के फलस्वरूप देश का आर्थिक विकास संभव हो सका। अकबर ने पूरे साम्राज्य में एक समान कर व्यवस्था लागू की और आर्थिक क्षेत्र में भी साम्राज्य का राष्ट्रीय स्वरूप अकबर ने घोषित किया, जिसके कारण अलग अलग संप्रदाय और धर्म के लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना का तेजी से प्रचार प्रसार होने लगा। अकबर ने सांस्कृतिक एकता की स्थापना का भी महत्वपूर्ण प्रयास किया। अकबर के प्रयासों से साम्राज्य में सांस्कृतिक एकता स्थापित हुई। इंडो इस्लामिक कल्चर यानी भारतीय इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। उसने फारसी को राज्य की भाषा बनाया और एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। उसने 1583 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा न केवल तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद करवाया, बल्कि महाभारत यानी रजमनामा, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, अथर्ववेद, पंचतंत्र इत्यादि का फारसी में और कुछ फारसी ग्रंथों का संस्कृत में भी अनुवाद करवाया। अकबर का मुख्य उद्देश्य था कि इन धर्म ग्रंथों के अनुवाद से लोग विभिन्न धर्मों के बारे में मौलिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण तथा सिंहासन बतीसी का, फैजी ने पंचतंत्र का और हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। राजतरंगिणी का अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने किया था। राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की थी, जो कश्मीर के ऊपर आधारित था। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन ने भी राजतरंगिणी को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। अकबर ने अपने दरबार में अनेक कलाकारों, कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने का कार्य किया। उसके शासनकाल में ही हिंदी के श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की गई। अब्दुल रहीम खान खाना उसके दरबार का सर्वश्रेष्ठ कवि था। अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको आज लोग रहीम के नाम से जानते हैं, रहीम की कविताओं का प्रचलन आज भी उतना ही है जितना मध्यकाल में था। महाकवि तुलसीदास से घनिष्ठ परिचय अब्दुल रहीम खान खाना का था। अकबर के शासनकाल में तुलसी ने रामचरितमानस तथा सूरदास ने कृष्ण भक्ति के अमर गीतों की रचना की। अबुल फजल ने आईन अकबरी और अकबरनामा की रचना की।
इन सभी धर्म ग्रंथों की रचना या धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी, फारसी से संस्कृत और हिंदी में अनुवाद इत्यादि के कारण विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के निकट आ सके, विभिन्न धर्मों के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हो सकी। कला के क्षेत्र में भारतीय इस्लामी शैलियों के मिश्रण से एक नवीन शैली का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय शैली के अनुपम उदाहरण फतेहपुर सीकरी में उपलब्ध है। इसी प्रकार चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में भी विभिन्न कला पद्धतियों का समन्वय एवं विकास हुआ और ईरानी, इस्लामी और हिंदू कला एक दूसरे के निकट आई। अकबर के दरबार में उत्कृष्ट चित्रकार और संगीतकार थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही कलाकार थे, जिन्हें अकबर के उदार वातावरण में नवीन शैलियों को विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। इसके अलावा मीर सैयद अली, दसवंत, दसावन, मुकुंद अकबर के दरबार के चित्रकार थे। बसावन की सर्वश्रेष्ठ कृति है एक कृषकाय घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र में दिखाया गया है। हिंदुस्तानी संगीत के जाने माने गायक तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे, जो सूफी संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। इस प्रकार अकबर की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक एकीकरण तथा समन्वय की नीतियों के कारण उसे राष्ट्रीय शासक कहना अत्यंत युक्ति संगत है। इस राज्य में सभी वर्गों को समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त था और किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं था। अकबर सभी वर्गों का सम्राट था और सभी वर्गों को समृद्ध तथा सुखी बनाने का उसका उद्देश्य था। विभिन्न वर्गों को निकट लाकर एक राष्ट्र के निर्माण का महान कार्य उसने आरंभ किया था। भारतीय इतिहास में इसीलिए उसे अकबर महान कहा गया है, क्योंकि मध्यकाल में वही एकमात्र ऐसा सम्राट था जिसने इस कार्य को करने में सफलता पाई थी। बाद के शासकों में इतनी क्षमता, दूरदर्शिता, शक्ति, संपन्नता नहीं थी कि वे इस कार्य को पूर्णता तक पहुंचाते। अकबर प्रशंसा का पात्र है क्योंकि उसने इस कार्य को करने का गंभीर प्रयत्न किया और इसमें उसे सफलता की प्राप्ति हुई। अपने आप को एक राष्ट्रीय शासक के रूप में उसने स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। मालेसन का यह कथन महत्वपूर्ण है कि जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि उसने क्या किया, किस युग में किया, तो हम इस बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि सम्राट उन महान विभूतियों में से था जिन्हें परमात्मा राष्ट्रीय आपत्ति के समय शांति और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए भेजता है, जिससे लाखों लोगों को सुख मिल सके। वास्तव में अकबर की महानता इस कारण भी थी कि वह पूर्णतया भारतीय हो गया था। इसी के साथ आज का विश्लेषण समाप्त होता है। आप सभी लोगों से नम्र आग्रह है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका विश्लेषण पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें।